concept of activation energy, that is EA, and threshold energy. Threshold energy that is ETH, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो THE, THE करके भी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी और क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। ये कोई रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन की चलने की दिशा बता रही है या रिएक्शन के प्रोग्रेस को बता रही है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पर रखा हुआ है एनर्जी। मान लिया हमने कि यहाँ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे करो, ऐसे करो साइड जिसमें तुम्हें दिखे, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं और उनको यहाँ पर, अभी हम क्या है ना, इसमें दो डायग्राम और बनेंगे, तो इसको दो जल्दी हम इसको एक में कर देते हैं, फिर एक और बनेगा। तो ये हमने लिया यहाँ पर रिएक्टेंट, और यहाँ है आपका प्रोडक्ट, बना नहीं है लेकिन हाइपोथेटिकल मान लिया हमने, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है, ये है आपका रिएक्टेंट, और वो यहाँ जब जाएगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसके बीच में एक लगी हुई है दीवार, ब्रिज लगा हुआ है एक, तो जब तक रिएक्टेंट से ब्रिज को क्रॉस नहीं करेगा, जिसे कॉल एनर्जी बैरियर, ये एनर्जी बैरियर कहलाता है। मतलब इस रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में जाना है तो इतने एनर्जी बैरियर को क्या करना पड़ेगा, उसे क्रॉस करना पड़ेगा, तभी रिएक्टेंट कहाँ जा सकते हैं आपके प्रोडक्ट में। तो इस एनर्जी बैरियर तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। हम कह रहे हैं कि ये रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा, देखिए रिएक्टेंट के बाद पहले से कितनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी पहले से, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके बाद पहले से। अब रिएक्टेंट के बाद सिर्फ इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी से प्रोडक्ट में नहीं जा सकता है, उसको प्रोडक्ट में जाने के लिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी चाहिए उसको, वही उसकी क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द मॉलिक्यूल एक्टिवेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एनर्जी का अमाउंट है यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी का वह अमाउंट जिससे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, मॉलिक्यूल्स के बाद पहले से इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी उसके पास पहले से थी, इतनी उसने बाहर से ली या उसको दी गई, तो टोटल एनर्जी तो इतनी हुई उसकी, जिसमें से थी इतनी, दी इतनी गई। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दी गई वो क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। और इस अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बाद उसके पास जो टोटल एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसका सम होगी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी का सम क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी।
और अगर किसी के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई तो वो सीधे किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में। और थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने के लिए जो एनर्जी दी वो क्या थी हमारी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, थोड़ा सा और समझिए इसको। अच्छा देखो यहाँ हमने क्या कर रखा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा रखी हुई है कंपेयर टू प्रोडक्ट। उल्टा भी कर सकते हैं, देखिएगा अभी हो सकता था हम प्रोडक्ट की ज़्यादा कर देते, इसको ऊपर कर देते और रिएक्टेंट के नीचे, वो भी अभी करेंगे, है ना, उसको भी बताते हैं हम। ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। अच्छा यहाँ पर ये है रिएक्टेंट की एनर्जी आपकी, आवाज नहीं, ये हो गई आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी। और प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है यहाँ पर, ये हो गई प्रोडक्ट की एनर्जी। ग्राफ से क्लियर पता चल रहा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ग्रेटर है देन प्रोडक्ट की एनर्जी से। इसका मतलब है रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट से, इसका मतलब क्या है, जब ये यहाँ पर गया तो इसकी एनर्जी कम गई, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया तो इसकी एनर्जी कम गई, कम गई मतलब निकल गई, निकल गई मतलब एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस हुई, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। और यही प्रोडक्ट अगर हम ऊपर कर देते तो एंडोथर्मिक हो जाती है। अच्छा चलो ऐसे चेक कर लेते हैं, टोटल एनर्जी चेंज, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, चेक करो यहाँ पर ज़्यादा किसकी आ रही है, रिएक्टेंट की। साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, तो एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन मतलब कौन सी प्रोसेस, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो ये जो एनर्जी में चेंज आता है, ये यहाँ पर जो एनर्जी में चेंज आया, कहीं भी बना सकते हो आप लोग, ये जो रिएक्टेंट और एनर्जी में चेंज नहीं, ये जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, चाहे यही बना लो चाहे यहाँ, जहाँ आपको जगह मिले। ये चेंज आता है कांस्टेंट प्रेशर पे, ये आता है कांस्टेंट प्रेशर पे। और कांस्टेंट प्रेशर में जब भी एनर्जी का चेंज आता है उसे क्या कहते हैं, बोलो भाई कोई तो बोलो, लास्ट ईयर चिल्ला चिल्ला के बताया है कि कांस्टेंट प्रेशर पे कभी भी एनर्जी का चेंज होगा तो क्या कहते हैं उसे, एंथैल्पी। क्या कहलाती है वो, एंथैल्पी। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती तो इंटरनल एनर्जी, नेट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी का साइन क्या होता है, डेल्टा एच होता है, और चेंज में कितना आता है, डेल्टा एच। अब इन तीनों एनर्जी को हमें बारी बारी से अभी लिखना है, पहले एक बार वो समझ लो। रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा वो एनर्जी देना जिससे वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए, एक्टिवेशन एनर्जी। और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्वयं की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डेल्टा एच कहलाएगा। ठीक है ना। तो एक्टिव थ्रेशोल्ड एनर्जी किसका सम होगी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। और हमसे कोई कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, तो अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से हमें रिएक्टेंट की एनर्जी निकाल देंगे तो हमें कौन सी एनर्जी मिल जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहली हेडिंग डालिए थ्रेशोल्ड एनर्जी। फर्स्ट हेडिंग डालिए थ्रेशोल्ड एनर्जी। लिखिए द अमाउंट ऑफ, थोड़ा कैसे लिखिएगा, द टोटल amount of energy, the total amount of energy needed या required भी लिख सकते हो आप, the total amount of energy needed by
reactant molecules needed by reactant molecules, the total amount of energy needed by reactant molecules for effective collision, for effective collision, for effective collision and formation of product 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 is called threshold energy, is called threshold energy, is called कोलिजन ऐसा हो कि हमारे हाथ से आवाज़ आने लगे, तो ये हमारा कोलिजन यहाँ इफेक्टिव हुआ। हजारों मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं कंटेनर में, सब आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन सभी के सभी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ वही प्रोडक्ट में जाएंगे जिनके बीच में कैसा कोलिजन होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो जैसे ही इफेक्टिव कोलिजन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए ये जो टोटल एनर्जी चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर इफेक्टिव कोलिजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये किसका सम होगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए इसके नीचे it is equal to sum of SUM वाला sum of energy of reactants, sum of energy of reactants and activation energy and activation energy and activation energy and activation energy। तो लिख लीजिए थ्रेशोल्ड एनर्जी में थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो गया ये, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल क्या होगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। नोट कर लीजिए। अभी ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम बनवाते हैं फिर डायग्राम, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आ गई, अच्छे से बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट डालिए एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ ये उसकी आ गई समझ में, आ गई। टोटल एनर्जी रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी, और अगर टोटल एनर्जी मिल जाएगी इसे, टोटल एनर्जी मिल जाएगी इसे, तो रिएक्टेंट किस में जाएंगे, प्रोडक्ट में। ध्यान रखिए। डाली हेडिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये दो नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। एक्टिवेशन एनर्जी, कितनी एनर्जी मिले हमें कि रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, कितनी एनर्जी हमें मिले एक्टिवेशन एनर्जी, और इसी के लिए पढ़ेंगे आप कुछ ही समय में आर्हेनियस इक्वेशन।
व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? कितनी एनर्जी मिले हमें कि रेक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, जिससे वो कहीं जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से हम रेक्टेंट की एनर्जी को निकाल दें तो हमें कौन सी एनर्जी मिल जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी में से आपकी हम निकाल दें रेक्टेंट की एनर्जी, सॉरी फिर से देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर हम रेक्टेंट की एनर्जी निकाल दें तो हमें कौन सी एनर्जी मिल जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो और यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो लिखिए, अच्छा जो एनर्जी दी जा रही है एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा, क्योंकि पहले से उसके पास कितनी थी? इतनी। ये ध्यान रखिए, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ध्यान रखिएगा। लिखिए इसमें अच्छा एक क्वेश्चन पूछे हम, अगर हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए तो ये प्रोडक्ट में चला जाएगा। ज़्यादा दें तो जाएगा कि नहीं? तो भी चला जाएगा, लेकिन कम से कम कितनी देनी पड़ेगी? इतनी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम वो अमाउंट है जिससे वो किसके पास पहुंच जाए? थ्रेशोल्ड के पास पहुंच जाए। लिखिए इसमें द मिनिमम extra amount of energy needed by reactant molecules so the minimum extra amount of energy needed by reactant molecule so हट काट दो, H2 convert their energy equal to threshold energy is called activation energy. कम से कम वह एनर्जी जिससे रेक्टेंट की जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? थ्रेशोल्ड एनर्जी में। उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। या हम इतना भी कह सकते हैं एनर्जी का वह अमाउंट है जिससे मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाता है। जब तक ये नहीं मिली थी मॉलिक्यूल क्या था? डीएक्टिव। जैसे ही इसको इतनी एनर्जी मिल जाएंगे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? एक्टिव। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू गेट एक्टिवेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। हम कह रहे हैं कम से कम द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required needed by reactant molecule at to convert their energy equal to threshold energy is called activation energy। ठीक है, इस वाले ग्राफ को बनाओ। अच्छा, ग्राफ बनाने के पहले रिलेशन लिख लो, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। रिलेशन समझ में आया? रिलेशन क्लियर है? यहाँ से बना लो या तो इससे।
कि इससे अगर हम रिएक्टेंट की एनर्जी निकाल देंगे थ्रेशोल्ड से तो ये मिल जाए, या यहाँ से देख लो कि अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से हम रिएक्टेंट की एनर्जी निकाल देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी ना। और फिर ये वाला ग्राफ बनाओ, और यहाँ पर देखो ये प्रोसेस कैसी है, चेक करते हैं ना इसी ग्राफ के नीचे जस्ट। तो हम इंथैल्पी चेंज देख रहे हैं यहाँ पर कैसा आ रहा है, चेंज इन इंथैल्पी देख रहे हैं हम, डेल्टा एच इक्वल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बताइए किसकी एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, या हम ऐसा बोल दें कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। तो साइन कौन सा आएगा, तो कौन सी प्रोसेस हुई है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नोट करके लिखिए। ठीक है, अनिकेत ये समझ में आया। देखो जे है प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी और रिएक्टेंट की कितनी है, इतनी। तो मतलब जब ये प्रोडक्ट में जा रहा तो अपनी एनर्जी को और कम कर रहा, इतने से कहाँ पे ले आया, इतने पे। तो जो एनर्जी थी उसने निकाली है, तो कौन सी प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। या यहाँ से चेक कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है इतनी मतलब इतनी, इनिशियल में इसकी थी इतनी, तो रिएक्टेंट की ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की ज़्यादा है प्रोडक्ट से, साइन माइनस का आएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दूसरा ग्राफ आप लोग बनाओ अपने मन से, हम थोड़ा सा उसको ड्रॉ कर देते हैं। मेरा कुछ नहीं कर रहे हैं हम, इस बार प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा कर दे रहे हैं कंपेयर टू रिएक्टेंट, बाकी बना लीजिए अपने आप। इस बार हमने प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा कर दी कंपेयर टू रिएक्टेंट। समझ में आ रहा बाहर, चलो बहुत बढ़िया है। हाँ बताओ, कुछ बोल रहे क्या। अच्छा यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ ई आर लिख लो, जे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट भी बता सकते हो लेकिन ई आर बताना जरूरी था हमें, है ना। फिर तो आप जितना भरना चाहो उतना भर सकते हो ना। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थी, यहाँ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इतनी है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप सब शो कर जाओगे ना। ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये है,
कहीं भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि जो जहाँ सर्क ना रहे जहाँ आपको खाली जगह मिले इंडिकेट बेस करना है। और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये सीधा एक्टिवेशन एनर्जी। और टोटल जो एनर्जी है जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी, खूब आते हैं क्वेश्चन 2-2 नंबर में, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। और अगर आपको समझ में आ गया तो आप बड़े आराम से लिख जाओगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं इंथैल्पी चेंज कैसा है। साफ साफ दिख रहा है कि जब ये यहाँ से यहाँ गया, जब ये यहाँ से यहाँ गया तो इसकी एनर्जी और बढ़ गई ना। तो कौन सी प्रोसेस, क्लियर दिख रहा है ना। तो देख लेते हैं चेक करके, एंथैल्पी चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है। जैसे आप लिखना चाहो, या तो ऐसा लिख लो आप कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा है, या फिर ऐसे लिख लो कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है। दोनों ही की, जैसे आप लिखना चाहो। साइन कौन सा आने वाला है, पॉजिटिव। तो कौन सी प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस। 5-10 मिनट और पढ़ लो, फिर छोड़ रहे हैं। क्या होगा संध्या, कुछ नहीं, यहाँ ध्यान लगाया करो ना। बिल्कुल, अच्छा यही था, ठीक। तो फिर हमारी गलती है। हाँ पूर्वी, नहीं आया ना संजय, पक्का बना लोगे ये ग्राफ ऐसे। तो इतने टाइम नहीं लगाना है, एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कम कर देना है और ऐसे बना लेना, थोड़ा अच्छे दूर से बना लेना है, ऐसे ऐसे इतना बना लेना है। और दूसरा प्रोडक्ट की ज़्यादा कर देना है, ऐसे। इतने 2 ग्राफ हैं। जो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी होगी वो एक्टिवेशन, टोटल, थ्रेशोल्ड, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, और इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा एच। ऐसे बना लेने जल्दी जल्दी, है ना। ये इतना टाइम लगाने वाले ग्राफ नहीं, बड़े आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। ताली हेडिंग, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। हम ये पहले भी लिखवा चुके हैं, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में आ जाएगा तो कैसे लिखना है। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट